Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. My name is Manish and in this video we are going to discuss 10 more MCQs from the month of October 2023. तो इस वीडियो सीरीज में हम पहले भी 2 दिन यहाँ पे हम कर रहे हैं अक्टूबर डे 3, तो हम पहले भी 2 बार 10-10 MCQs अक्टूबर से डिस्कस कर चुके हैं. सो इन केस यू हैवंट वॉच्ड दोज वीडियोस, डू वॉच दोज वीडियोस एज वेल. तो इसमें हम 10 MCQ डिस्कस करेंगे जो कि अक्टूबर मंथ से हैं करंट अफेयर्स के. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट R21. Consider the statements about R21 Matrix M vaccine. तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? नंबर 1, it is indigenously developed by Serum Institute of India. Second, it is given for the prevention of dengue. तो इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट, इसे सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, ये करेक्ट है, लेकिन साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने भी रिसर्च की है. सो इट इज नॉट कंप्लीटली इंडिजिनस, इट इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. तो पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि फिर इंडिजिनस नहीं रही है. सेकंड, ये डेंगू के लिए नहीं दी जाती. दिस इज नॉट गिवन फॉर डेंगू, इट इज गिवन फॉर मलेरिया प्रिवेंशन, क्योंकि मैट्रिक्स एम में जो एम है दिस स्टैंड्स फॉर मलेरिया ओनली. So R21 Matrix M is a vaccine developed by Serum Institute of India and Oxford University and it is given for malaria. मलेरिया की अगर हम बात करें तो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट से फैलता है और इसके लिए जो you can say the organism that is considered responsible for it is female Anopheles mosquito. Female Anopheles. तो दिस इज हाउ दिस मलेरिया स्प्रेड्स. अफ्रीका में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसीलिए अफ्रीका में ये वाली जो वैक्सीन है सबसे पहले वो अप्रूव की गई है और वहीं पे ये यूज़ भी की जाएगी. तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. सो नाइदर 1 नॉर 2, डी इज योर करेक्ट आंसर. सेकंड क्वेश्चन, वर्ल्ड एनिमल डे is observed on 4th of October with the theme Big or Small, we love them all. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट, मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. बहुत सारी कंट्रीज के साथ हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, किसी के साथ नेवल एक्सरसाइज, किसी के साथ आर्मी एक्सरसाइज, किसी के साथ ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज भी करते हैं. तो वैसे ही इंडिया और बांग्लादेश की एक्सरसाइज का नाम है संप्रीति. ये भी करेक्ट आंसर है. तो करेक्ट स्टेटमेंट है बोथ 1 and 2. और वर्ल्ड एनिमल डे हम 4 अक्टूबर को मनाते हैं एनिमल राइट्स को प्रमोट करने के लिए. इस कंटेक्स्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज पीटा. पीटा इज पीपल फॉर एथिकल treatment of animals. People for the ethical treatment of animals. ये एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल राइट्स के लिए काम करती है. तो इसका आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज योर करेक्ट आंसर. थर्ड क्वेश्चन, वी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग तोतो लैंग्वेज. तो तोतो लैंग्वेज है एक जो इंडिया में कुछ हिस्सों में बोली जाती है, उसके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? फर्स्ट, इट इज मेनली स्पोकन इन झारखंड एरिया. अब यूजुअली इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है, कोई ऐसी लैंग्वेज जो आपने नहीं सुनी हुई, बिकॉज सी 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 22 लैंग्वेजेस, जिसमें कि मेजर लैंग्वेजेस आती हैं जैसे पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी लैंग्वेजेस उसमें आ जाती हैं. शेड्यूल लैंग्वेजेस के अलावा जब भी हम किसी लैंग्वेज के बारे में सुनते हैं और वो नाम थोड़ा भी अनकन्वेंशनल हो तो हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं
कि ये झारखंड, छत्तीसगढ़ या नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती होगी, या कोई ऐसा सा एरिया होगा जहाँ पे ट्राइबल ज़्यादा रहते होंगे, विच इन समटाइम्स इज करेक्ट एज वेल. लेकिन अनलेस यू हैव 100% श्योरिटी, यू शुड नॉट टेक अ गेस इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि जो भी ये एरिया यहाँ पे बोला जाएगा वो कंफ्यूजिंग ही होगा. तो इट इज मेनली स्पोकन इन झारखंड एरिया? नो, इट इज स्पोकन इन वेस्ट बंगाल. इट इज स्पोकन इन वेस्ट बंगाल. ये नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में बोला जाता है. वेस्ट बंगाल का वो एरिया जो बिल्कुल सिक्किम और भूटान के साथ जिसका बॉर्डर लगता है, that is the area where Toto language is spoken on that Indo-Bhutan border. Second, UNESCO lists it as a critically endangered language which is on the brink of extinction. ये बिल्कुल करेक्ट है, और इसीलिए ये न्यूज़ में है क्योंकि यूनेस्को ने इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेज लिस्ट किया है. यानी कि इससे बोलने वाले कुछ 100 लोग ही बचे हैं, करीब, मतलब बहुत ही a few hundred people are there who can speak this language. So this language is on the brink of extinction. इसलिए ये न्यूज़ में है. तो which of the following statement is correct? Two only. तो इसका आंसर होगा बी. यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को टाइम टू टाइम न्यूज़ में रहता है. यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इसे बहुत ध्यान से देखेंगे, दिखने में लगता है बहुत सिंपल ये एक्रोनिम है, लेकिन ये साइंटिफिक की जगह कई बार हम सोशल प्रिज्यूम कर लेते हैं. और जब ये कभी ऑप्शंस में आया अगर गलती से भी, और वहां पे ये लिखा हुआ यूएन एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल, तो कई बार फ्लो में हमें लगता है कि हाँ ठीक ही लग रहा है, एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल, बट ये सोशल नहीं है, ये साइंटिफिक है. तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखेंगे. अगर कभी आपको आ जाए कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनेस्को आर करेक्ट, और उसमें एक में इसकी फुल फॉर्म होगी, तो आप बहुत ही, हम लेजरली उसको पढ़ लेते हैं कि ठीक है सही लग रहा है सारा. एक वर्ड चेंज होते ही पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा. इट इज साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. सो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की. स्पेशलाइज्ड एजेंसी. इट इज नॉट, एंड आई रिपीट, इट इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. प्रिंसिपल ऑर्गन एक अलग चीज होती है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी एक अलग चीज होती है. प्रिंसिपल ऑर्गन होता है, लेट अस से कि यूएन एक मेजर बॉडी है, उसके अंदर 6 डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं विच आर ब्रॉड डिपार्टमेंट्स. फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर कोई ना कोई बॉडी है. तो वो जो 6 डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स. फॉर एग्जाम्पल, यूएन जनरल असेंबली. सेकेंड, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. थर्ड, सेक्रेटेरिएट. फोर्थ, ट्रस्टीशिप काउंसिल. फिफ्थ, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. एंड सिक्स्थ, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये 6 जो हैं ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं. इसके अलावा आप जितनी भी बॉडीज के बारे में पढ़ोगे वो सब स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं. सिर्फ ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं. सो नेवर कंफ्यूज. अगेन एक जनरल सी टर्म आपको लिखी आ जाए, यूनेस्को के मीनिंग में लिखा हो इट इज अ, लेट अस से इट्स अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन लिखा होगा तो वो करेक्ट है. इट इज अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन लिखा होगा तो वो गलत है. अब हमें लगेगा कि हाँ इट इज अ पार्ट ऑफ यूएन, बट पार्ट इज अ वेरी जनरल वर्ड. हम कह देते हैं कि हाँ ये उसका पार्ट है, वो तो पता ही चल रहा है बिकॉज आगे वाले 2 वर्ड्स आर यूनाइटेड नेशंस. बट क्या एज अ पार्ट ये क्या है, क्या ये प्रिंसिपल ऑर्गन है या क्या ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है? सो इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following received Nobel Prize for Physics in 2023? Nobel prizes दिए गए हैं अक्टूबर के मंथ में, which are some of the most prestigious awards in the world. तो फिजिक्स का नोबेल किसको मिला है इस बार? पियरे ऑगस्टिनी, यस. फ्रैंक प्रॉश, यस. एना ले ह्यूलियर, यस. तीनों को मिला है. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. इन तीनों को मिला है फिजिक्स का नोबेल. क्यों मिला है? बिकॉज दे हैव डिस्कवर्ड एटोसेकंड पल्सेस ऑफ लाइट. एटोसेकंड पल्सेस का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड के
कितने अंदर फ्रेगमेंटेशन में जाके हमने उस लाइट को कैप्चर किया है। फॉर एग्जाम्पल एटो सेकेंड कितना होता है, इट इज 10⁻⁻18। 10⁻⁻18 का मतलब अगर हमें समझना है तो 1 बिलियन में 9 जीरोस होती हैं। लेट अस से 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻9, जो कि 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड हो गया। 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। तो एटो सेकेंड कितना हुआ, बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, राइट। सो दिस इज अ ह्यूज लीप इन साइंटिफिक रिसर्च। अगर इसको समझना है तो इसको समझने का एक और तरीका ये है दैट 1 एटो सेकेंड इज टू अ सेकेंड सिमिलरली एज 1 सेकेंड is to 31.71 billion years। ये इसको समझने का एक तरीका है दैट 1 एटो सेकेंड इज टू अ सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर एक एटो सेकेंड इतना छोटा है जितना 31.71 बिलियन ईयर्स में एक सेकेंड है। दैट इज द एक्सटेंट टू विच साइंटिस्ट्स हैव गॉन व्हाइल रिसर्चिंग। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि किसी भी तरह का अगर फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसका अगर हमें न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पे उसका इफेक्ट देखना है तो वो एटो सेकेंड पल्सेस तक जाके हम देख सकते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसके क्या क्या डायनामिक बिहेवियर कैसे चेंज होगा, वी कैन नाउ ऑब्जर्व इट अप टू एन एटो सेकेंड। दैट इज व्हाई दे हैव अचीव्ड दिस। So all of the above are the winners of physics Nobel. Fifth question, which of the following PVTGs or particularly vulnerable tribal groups? Tribal groups में कुछ ऐसे tribal groups हैं जो बहुत vulnerable हैं, who are at the verge of you can say extinction, कि शायद वो tribe ही खत्म हो जाएगी। तो पूरे इंडिया में गवर्नमेंट ने 75 PVTGs आइडेंटिफाई किए हैं that these are the particularly vulnerable tribal groups. So which of the following PVTGs have been given the habitat rights? Habitat rights का मतलब कि जहां पे वो रह रहे हैं वहां पे रहने का right. Let us say if they are forest dwellers तो उनको उसी forest में habitat right मिला है या नहीं। तो इनमें से कौन कौन से PVTGs हैं जिनको habitat right दिया गया है। 1 बैगा इन छत्तीसगढ़, करेक्ट। सेकेंड भरिया इन मध्य प्रदेश, करेक्ट। थर्ड कमर इन छत्तीसगढ़, ये भी करेक्ट है। तो सारे ठीक है। इसमें सबसे पहले इनफैक्ट 75 PVTGs में से टोटल 3 ही हैं जिनको हैबिटेट राइट्स मिले हुए हैं। बिकॉज हैबिटेट राइट इज if you get habitat right that means you've got ownership, sort of ownership of the place where you live। तो अभी तक ये सिर्फ 3 ही ट्राइब्स के लिए किया गया है। सबसे पहले किया गया था ये भरियाज के लिए मध्य प्रदेश में। दे वर द फर्स्ट जिनके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हैबिटेट राइट्स प्रोवाइड कराए, भरियाज इन मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पे फिर कराए कमार के लिए छत्तीसगढ़ में, और उसके कुछ देर बाद ही बैगा इन छत्तीसगढ़, सेम स्टेट छत्तीसगढ़ में ही बैगा बिकेम द सेकंड कम्युनिटी एंड थर्ड ओवरऑल to get habitat rights in India among the particularly vulnerable tribal groups। तो इसका आंसर भी है all of the above। INS सागर ध्वनि, बहुत सारे इस तरह की शिप्स के वेसल्स के नाम हमें सुनने को मिलते हैं। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो जो INS सागर ध्वनि है ये क्या है? Is it a destroyer, a naval mine searcher, patrol vessel or research vessel? तो INS सागर ध्वनि is a research vessel. So D is the correct answer. In fact, it's a oceanographic research vessel. Oceanographic research vessel. तो ये करती क्या है? ओशन में रिसर्च करती है, हर तरह का रिसर्च, पानी के अंदर, पानी के नीचे की जो टोपोग्राफी है वो कैसी है, और बहुत सारी चीजें। And this, all of this is done on the Sagar Maitri mission। Sagar Maitri mission। इस वक्त सागर मैत्री मिशन का 4th फेज चल रहा है। सागर मैत्री मिशन फेज 4 चल रहा है
जिसके अंडर आईएनएस सागर ध्वनि को नॉर्दर्न अरेबियन सी, और ओमान के पास भेजा गया है, जहां पे ये रिसर्च कैरी आउट कर रही है। ओमान के भी कुछ इंस्टीट्यूशंस इसके साथ एसोसिएटेड हैं, बिकॉज गल्फ ऑफ ओमान उसी तरफ है। तो ओमान के कुछ इंस्टीट्यूशंस, ओमान के कुछ एरियाज में रिसर्च की जाएगी, और नॉर्दर्न अरेबियन सी विच इज टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वहां पे भी ये रिसर्च कर रही है। तो सागर मैत्री इनिशिएटिव के अंडर आती है, और ओवरऑल ये डीआरडीओ की सुपरविजन में सारा चल रहा है। डीआरडीओ, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। So D is your correct answer. Next, which of the following organizations started P2E, that is Passport to Earning Initiative? अब देखो ये थोड़ी सी मिसलीडिंग टर्म लग सकती है, बिकॉज इसका पासपोर्ट से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। सो वी डोंट हैव टू प्रिज्यूम कि पासपोर्ट टू समवेयर मीन्स समवन इज गोइंग अब्रॉड, और इट्स अ लेट्स से इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम और समथिंग लाइक दैट, नॉट नेसेसरीली। पासपोर्ट का मतलब होता है गेटवे टू समथिंग। लेट्स से आई से दैट अ लॉटरी टिकट इज समवन्स पासपोर्ट टू वेल्थ, उस तरह से इट्स अ गेटवे टू समथिंग, लीड्स टू समथिंग। तो इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने P2E अर्निंग इनिशिएटिव शुरू किया है? द आंसर इज यूनिसेफ। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, या यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, वो भी एक ही बात है। तो ये इनिशिएटिव में हो क्या रहा है? बेसिकली हमें पता है कि डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, तो अगर किसी के पास थोड़ी बहुत बेसिक डिजिटल स्किल्स भी हैं, तो भी वो अपने लिए कुछ अच्छा कमा सकता है, या एटलीस्ट सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है, फ्रीलांसर बन सकता है। इट कैन जनरेट जॉब्स, इट कैन जनरेट फ्रीलांस एम्प्लॉयमेंट। तो यूनिसेफ का ये टारगेट है कि इसे 5 मिलियन इंडियन यूथ को ट्रेन करना है। 5 मिलियन इंडियन यूथ ट्रेनिंग, जो कि 15 से 29 साल के एज ग्रुप में फॉल करते हो। ऐसे 50 लाख यूथ को इन्होंने इंडिया में ट्रेन करना है। किस चीजों में? डिजिटल स्किल्स, जैसे कि बिल्कुल बेसिक टाइपिंग, MS ऑफिस, राइट, देन एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, इस तरह की बेसिक स्किल्स, जिससे कि डिजिटल इकोनॉमी में वो लोग कुछ अर्न कर सकें। इसके अलावा बेसिक फाइनेंस स्किल्स या बेसिक फाइनेंस टेक्नोलॉजी, जिससे कि वो फिनटेक इंडस्ट्री जितनी भी ग्रो कर रही है, चाहे वो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस है, होटल इंडस्ट्री, कहीं पे भी जहाँ पे फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है टेक से रिलेटेड, वहाँ पे वो काम कर सकें, राइट। तो ये सारा कुछ वो प्रोवाइड कराएगी। सो यूनिसेफ हैज़ लॉन्च्ड पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव, ताकि 50 लाख यूथ को डिजिटल स्किल्स में ट्रेन करके उनको सेल्फ एम्प्लॉयबल बनाया जा सके। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेनू। बेनू काफी न्यूज में रहा है पिछले 3-4 साल से। देखते हैं सबसे पहले तो थर्ड स्टेटमेंट, जिससे कि हमें मतलब भी पता चल जाएगा। इट इज अ 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड स्मॉल नियर अर्थ एस्ट्रॉइड। इट इज एन एस्ट्रॉइड, यस। एस्ट्रॉइड्स की अगर हम बात करें तो एस्ट्रॉइड्स पूरे सोलर सिस्टम में हमें एक पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट हमें मिलती है मार्स और जुपिटर के बीच में। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब पूरा सोलर सिस्टम बना था, तो जब ये सारे 8 प्लैनेट्स बने, जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं एज वी गो अवे फ्रॉम द सन, सबसे पहले मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो ये चारों जो हैं ये सॉलिड प्लैनेट्स हैं। और उसके बाद वाले जो 4 हैं, जुपिटर, सो मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो लास्ट वाले 4 प्लैनेट्स हैं ये गैशियस प्लैनेट्स हैं। तो इनके बीच में यहां पे एक एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलती है हमें। देयर इज एन एस्ट्रॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो बेनू भी एक एस्ट्रॉयड है जो कि अर्थ के पास से हर 6 साल बाद गुजरता है। और क्योंकि एस्ट्रॉयड उसी वक्त बना हुआ है जिस वक्त सोलर सिस्टम क्रिएट हुआ था, तो अगर हम इसके रॉक कॉम्पोजिशन और इसका सब कुछ स्टडी कर लें, तो हमें यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बड़ा कुछ पता चल सकता है।
तो उसके लिए नासा ने एक मिशन भेजा था ऑसिरिस रेक्स टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम दिस बॉडी एंड ब्रिंग दो सैंपल्स बैक टू द अर्थ। ये भी करेक्ट है। नासा ने एक चलते हुए एस्ट्रॉइड के ऊपर एक मिशन भेजा जो वहां पे लैंड हुआ, उसने सैंपल्स कलेक्ट किए और वो वापस आया। थर्ड, हाई कार्बन कंटेंट एंड वाटर बेयरिंग क्ले मिनरल्स आर फाउंड ऑन दिस। तो नासा की उस फाइंडिंग के अकॉर्डिंग उस पे हाई कार्बन कंटेंट और वाटर बेयरिंग क्ले मिनरल्स मिलते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑल ऑफ द अबव। तो बेनू इज अ एस्ट्रॉइड जिसके ऊपर नासा ने अपना मिशन भेजा ऑसिरिस रेक्स। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। शिव शंकरी वॉज ऑनर्ड विद द सरस्वती सम्मान 2022। सबसे पहली बात तो ये कि सरस्वती सम्मान 2022 है, लेकिन ये दिया 2023 में गया है, तो एक साल बाद दिया जाता है बेसिकली। तो शिव शंकरी वॉज ऑनर्ड विद दिस ईयर सरस्वती सम्मान, ये करेक्ट है। शिव शंकरी बेसिकली एक तमिल वो है, राइटर है, एंड इनको सूर्य वंशम के लिए दिया गया है, सूर्य वंशम। सो हिज वर्क सूर्य वंशम इज फॉर विच ही हैज गॉट दिस सरस्वती सम्मान। सेकंड, ये जो सरस्वती सम्मान है दिस इज प्रेजेंटेड बाय के बिरला फाउंडेशन। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। के बिरला फाउंडेशन देती है ये अवार्ड, और ये अवार्ड 1991 के अराउंड इंस्टीट्यूट किया गया था। थर्ड, अ कैश प्राइज ऑफ 15 लाख इज गिवन टू द विनर। ये भी करेक्ट है। 15 लाख इसकी जो है वो कैश प्राइज है। ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। और हाँ, इस अवार्ड के बारे में एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे ये तमिल राइटर है, तो इस अवार्ड के लिए, सरस्वती सम्मान के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है? तो 8th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं, उन 22 की 22 लैंग्वेज में से किसी में भी अगर किसी ने राइटिंग की है और वो पिछले 10 सालों में की है, ऐसे नहीं कि किसी ने 30-40 साल पहले कोई बहुत अच्छी बुक लिखी थी, अब उसके बारे में पता चला है, नाउ इट गेट्स द अवार्ड। यूजुअली दैट डज नॉट हैपन। तो 10 साल का इसमें बार है। पिछले 10 सालों में अगर किसी ने कोई वर्क लिखा है जो कि 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस में आता है, तो ही वो इस अवार्ड के लिए एलिजिबल होता है। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे 2023 was observed on 8th of October with the theme Uniquely You। बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे, डिसलेक्सिया बेसिकली एक यू कैन से, आई वोंट से इट्स अ डिसऑर्डर, सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर। जैसे कि अगर तारे जमीन पर मूवी हमने देखी हुई है, तो उसमें वो डिसलेक्सिया के ऊपर ही बनी हुई मूवी है, जिसमें थोड़ा सा जो लर्निंग कर्व है किसी ह्यूमन बीइंग की, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सो वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को, और इस बार उसका थीम था यूनिकली यू, बिकॉज एनीवन हु हैज डिसलेक्सिया, इफ दे try to channelize, if they try to find out where their interest lies and to channelize their energy towards that, that is what's the meaning of uniquely you. तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। इंडियन एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 14 अक्टूबर को नहीं, इंडियन एयरफोर्स डे भी 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो ये गलत हो गई। थीम IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, ये ठीक है, थीम इसका यही था, लेकिन ये 14 अक्टूबर को नहीं 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये गलत हो जाती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट होगी आपकी 1 ओनली। तो जो इंडियन एयरफोर्स है ये 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स की तरह एस्टैब्लिश की गई, रॉयल IAF। इसलिए इसके फाउंडेशन डे को ही हमने इंडियन एयरफोर्स डे मनाना शुरू कर दिया। तो 1932 में ब्रिटिश ने इसको एस्टैब्लिश किया था, तब उसका नाम होता था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, बट नाउ इट इज ऑफ कोर्स ओनली इंडियन एयरफोर्स। सो 8th of October is your correct answer. That is all for this session. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, then please let us know in the comment section. Thank you so much. That is all. Take care.